CITU हरियाणा के फेसबुक पेज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 8 बजने वाले हैं। अब चंद ही सेकंड बाद जो है आज का साप्ताहिक बुलेटिन जो सीटू हरियाणा के फेसबुक पेज पर हर सप्ताह बुधवार के दिन प्रसारित होता है, जिसमें पिछले एक सप्ताह की घटनाओं के बारे में क्या घटित हुआ प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज हम पिछले एक सप्ताह की घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज 5 मई है और ये जो महीना है मई का 4 मई है, सॉरी, आज ये जो महीना है मई का, मई दिवस के नाम से भी जो पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है, मजदूर दिवस। सबसे पहले तो मैं तमाम दर्शकों को, देखने वालों को मई दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी संख्या में लोग मई दिवस के दिन सड़कों के ऊपर उतरे हैं, क्योंकि जिन मसलों को लेके 1886 के अंदर जो विद्रोह मजदूरों ने किया था, जो आंदोलन किया था, हालात में परिवर्तन आज भी नहीं है। आज भी हालात ठीक वैसे ही हैं। देश की सरकारें, बेशक देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मजदूरों के हालात गुलामी से भी बदतर हैं, जिसके खिलाफ करोड़ों करोड़ मजदूर जो हैं पूरी दुनिया के अंदर सड़कों को पर उतरे हैं। मैं CITU हरियाणा राज्य कमेटी की ओर से तमाम आंदोलनकारी मजदूर मेहनत का आवाम को बधाई देता हूं और मई दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। इसी बीच में 3 मई को कल का जो दिन है, हरियाणा के विद्यार्थी आंदोलन के जनक और किसान मजदूरों के बड़े नेता रहे, CITU के भी नेता रहे, अखिल भारतीय किसान सभा के लंबे समय तक महासचिव रहे कॉमरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया। 3 मई को उनका जन्म दिवस है, जो अब की बार 75वीं जयंती कॉमरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया की मनाई गई। तो आज के इस बुलेटिन के माध्यम से भी हम उनको याद करते हुए उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का प्रण लेते हैं। और जिस विचार को लेके, वो शोषण से मुक्ति का जो विचार है, मजदूर वर्ग की मुक्ति का जो विचार है, जिसको लेके वो आगे बढ़ रहे थे, उस पर चलने का संकल्प लेते हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। अब आप चर्चा करेंगे जो पिछले एक सप्ताह की जो घटनाएं हुई हैं। भयंकर गर्मी का संकट है पूरे देश के अंदर, लू चल रही है और इस लू के बीच में मुख्य जो चर्चा का विषय पूरे सप्ताह में रहा है वो बिजली का संकट रहा है। लंबे लंबे कट पूरे प्रदेश के अंदर बिजली के लगे हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाका है चाहे शहरी इलाका है, बड़े कट जो हैं वो बिजली के लगे हैं। लोग त्राई त्राई कर रहे हैं। एक तरफ प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के बिजली मंत्री, वो ये कहते हुए नहीं थकते थे, अपनी काख बजाते थे इस बात पर कि हरियाणा बिजली का सरप्लस उत्पादन कर रहा है। जगमग योजना के तहत 5000 से ज़्यादा गांव कवर किए गए, ये कह के कि 24 घंटे लाइट की व्यवस्था जो है वो जगमग योजना के तहत जो पूरे हरियाणा के अंदर 5000 से ज़्यादा गाँव में की जाएगी। आज हालात ये बनी हुई है, एक एक दिन में 12-12, 15-15 घंटे के कट, अघोषित कट जो है वो लग रहे हैं। कारण ये है कि बिजली जो है वो जितना उत्पादन हरियाणा में बिजली का करना चाहिए था, प्रदेश के बिजली मंत्री ही 4 दिन पहले बोल रहे थे कि हमारी खेतड़ की 1 यूनिट बंद थी, चल नहीं पा रही, उसको मेंटेनेंस करवाने की वजह से हम चला नहीं पा रहे। वो लंबे टाइम से, पिछले कई साल से यही बात हो रही है। और खेतड़ के प्लांट की तो यूनिट एक तो परमानेंट बंद रहती है, कई बार तो दोनों बंद रहती है। तो बिजली की उपलब्धता पैदा की जा सकती थी और ज़्यादा तैयार की जा सकती थी। पानीपत के थर्मल प्लांट को भी और बेहतर बना के उससे बिजली और ज़्यादा पैदा की जा सकती थी। हालांकि बिजली सरप्लस भी रही है हरियाणा के अंदर। अभी ही ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन की एक प्रवक्ता ने रिपोर्ट किया है कि जिस टाइम हरियाणा बिजली का संकट झेल रहा था, उसी टाइम पे हरियाणा की ओर से 2126 लाख यूनिट बिजली का गुजरात को वो बिजली जो है भेजी गई। महेंद्रगढ़ पोखरण लाइन के जरिए, जहाँ से गुजरात से बिजली आनी थी अडानी से, अडानी के साथ समझौता किया गया था। लेकिन अब कोयले की कीमत बढ़ने का बहाना बना के हरियाणा की सरकार पर दबाव बना रहा है। न सिर्फ दबाव बना रहा, हरियाणा की सरकार उस दबाव को मान भी रही है। एक तरफ हरियाणा को बिजली नहीं भेजी, दूसरी तरफ गुजरात को, जहां कोई मांग उस तरीके से नहीं थी, लेकिन वहां पर बिजली की सप्लाई जो है वो की गई। हरियाणा बिजली की कमी की किल्लत झेल रहा है। लोग बिल भर रहे हैं, बिल भरने वाले संकट में हैं।
लेकिन जो बिजली पैदा करने वाले लोग हैं, अडानी जैसे लोग, उनकी हालात ऐसी बनी है कि पिछले मोदी की सरकार आने के बाद, मोदी की सरकार आने से पहले जिस अडानी को कोई जानता नहीं था, आज 4-5 दिन पहले की रिपोर्ट है कि अडानी दुनिया का 5वें नंबर का पूंजीपति बन गया है। और जब हम इस टाइम पर लाइव चर्चा कर रहे हैं, इस टाइम अगर कोई नई रिपोर्ट अपडेट अगर हम लेके देखेंगे तो हो सकता है वो 4थे नंबर पर पहुंच गया हो। कारण एकमात्र यही है कि देश की, प्रदेश की सरकार सीधे तौर पर, खुले रूप में, नंगे रूप में देश के बड़े कॉरपोरेट हाउस के पक्ष में काम कर रही है, बड़े सरमाएदारों के पक्ष में काम कर रही है। यही कारण है कि उनकी संपत्ति बढ़ रही है, गरीब आदमी बिल्कुल तली में टिकता जा रहा है, और देश के बड़े पूंजीपतियों की जो है वो संपत्तियां रोजाना कई हजार करोड़ की संपत्ति जो है वो बढ़ रही है। ये एक बड़ा मसला इस बीच में बिजली के सवाल को लेकर रहा है। लोग बड़े भारी परेशान रहे हैं, प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं। हम भी CITU हरियाणा की ओर से मांग करते हैं कि समय पर लोगों को बिजली की उपलब्धता जो है वो करवाई जाए। बड़ा इश्यू आज के अंदर ये आज के दिन जो है बिजली का बना हुआ है। जहाँ एक तरफ एक स्थिति है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई एक अपना आप में बड़ा इश्यू बना हुआ है। गर्मी के टाइम में नींबू जैसा फल जो है, जिसको गरीब आदमी ये मानता था कि राहत उपलब्ध करवा सकता है, उसकी कीमतें 300 से पार कर गई। ऐसी स्थिति बनी। उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग हुई है, बड़े पैमाने पर स्टोर कर लिया गया है नींबू, और वो आज जो है वो लोगों को महंगे दाम में मिल रहा है। न सिर्फ वो, तमाम सब्जियों के दाम बढ़े हैं। तेल के दाम पर तो हम चर्चा ही ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि रोजाना तेल के दाम बढ़ रहे हैं। दुनिया की मार्केट में पिछले 1 महीने में तेल के दाम घटे हैं, लेकिन हमारे यहाँ 107 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के दाम जो है वो हो गए। लगातार बढ़ोतरी है, न सिर्फ पेट्रोल के, डीजल के, सब्जियों के, फलों के, बल्कि निर्माण सामग्री के, सरिये का, सीमेंट का, रेती का, रोड़ी, क्रेशर का, तमाम चीज़ों के दाम बढ़े हैं, जिसका सीधे तौर पर जहाँ एक तरफ उपभोक्ताओं पर असर पड़ रहा है, जहाँ लोगों की जेबें ढीली हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ निर्माण के काम धंधों पर भी असर पड़ रहा है। मजदूरों के सामने भी संकट जो है वो पैदा हो गया है बड़े पैमाने पर। जहां बिजली के संकट की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं, काम कई लाख लोग हरियाणा से काम धंधे छोड़ के जो वो चले गए, उनको काम नहीं मिल पा रहा है। वहीं निर्माण सामग्री की महंगाई बढ़ने से निर्माण के क्षेत्र में, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, 10 करोड़ से ज़्यादा मजदूर निर्माण के क्षेत्र में पूरे देश में काम करता है। हरियाणा के अंदर भी उनकी संख्या 22 लाख से ज़्यादा है, तो उनके भी काम धंधों के ऊपर संकट आया है। और जो सर्वे आया है देश का, मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का, उसके भी आंकड़े बताते हैं, जहाँ एक तरफ पिछले महीने, मार्च के महीने में सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि महंगाई की दर जो है वो, आपका बेरोजगारी की दर जो है वो हरियाणा के अंदर कम हुई है। वही हालात ये देखिए, इस बार का अगर आंकड़ा आप देखेंगे, देश के स्तर पर महंगाई 7.83%, बेरोजगारी 7.83% है। वहीं हरियाणा में दोबारा से फिर हरियाणा पूरे देश के अंदर जो है वो नंबर 1 पर बेरोजगारी के अंदर चला गया है। 34.5% बेरोजगारी की दर जो है वो हरियाणा के अंदर है। जहाँ एक तरफ ऐसी स्थिति है, वहीं भर्तियाँ जो हैं वो कैंसिल कर रही है सरकार। कल रखी भर्ती 2020 की थी, उसको कैंसिल कर दिया, उसको रद्द कर दिया। इसी तरीके से कोई भी भर्ती पिछले 3 साल की जो भर्तियां हैं वो टिक नहीं पा रही हैं। अलग अलग आप फौज की तो छोड़ ही दो बात, आप फौज की तो लोग ओवर एज हो गए। हमारे सामने घटनाक्रम आया तल्लू गांव का, भिवानी जिला का, एक युवक ने सुसाइड कर लिया इस बात को लेके कि मैं 3 साल से फौज की भर्ती की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही, अब मैं ओवर एज हो गया। वो लेटर लिख के जाता अपने पिता के नाम की, मैं उसका अगले जन्म में आके जो है मैं वो दोबारा से फौजी लगने का प्रयास करूंगा, मैं फौजी लग जाऊंगा। और बेशरम है हरियाणा की सरकार, हरियाणा का उप मुख्यमंत्री जो ये कहता है कि उसको और देखना चाहिए था, और बहुत भर्तियां खुल जाती। अरे हालात ऐसी बनी हुई है युवाओं की, रोजगार उनको मिल नहीं रहा, वो सुसाइड करने पे मजबूर हो रहे हैं, रोजगार उनको आप मुहैया नहीं करवा रहे। बातें बड़ी बड़ी जरूर कर रहे हैं, बात बड़ी बड़ी है, लेकिन थोथा चना बाजे घना ऐसी स्थिति बनी हुई है। पल्ले कुछ है नहीं लोगों को देने के लिए, और बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। ये तो रिपोर्ट ने भी बाकायदा जो है वो सिद्ध कर दिया है। ऐसी हालात कुल मिला के जो है वो बनी हुई है। जहाँ एक तरफ ये स्थिति है, आप सभी को जानकारी है, पंचायत के चुनाव पिछली साल जनवरी में होने थे। 1 साल से ज़्यादा का अरसा, 1 साल 4 महीने हो गए। अब तमाम पंचायतें जो हैं वो सीधे तौर पर BDOs के थ्रू या सरकार के थ्रू सीधे तौर पर चलाई जा रही हैं, और बड़े पैमाने पर पंचायतों के अंदर घोटाले इस बीच में निकल के आए। पहले हिसार का, फतेहाबाद का, सिरसा का, हालका ही, मतलब BDOs को सस्पेंड किया गया, पंचायत सेक्रेटरीज को सस्पेंड किया गया। मतलब एक तरफ तो बात करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त की,
वहीं जब से पंचायतों का कार्यकाल खत्म हुआ है उस भ्रष्टाचार ने स्पीड पकड़ ली है। जहां एक तरफ हम पहले एक बुलेटिन में चर्चा कर चुके कि एक तरफ तो स्थिति ये है कि जो फंड अलॉट हुआ पंचायतों को वो पूरा फंड खर्च भी नहीं हुआ, वही दूसरी तरफ स्थिति ये है जो खर्च भी हुआ उसमें भी बड़े पैमाने पर करप्शन है। कोई चीज़ 2 रुपए की है उसको 10 रुपए की बता के जो है वो उसकी कीमत 10 रुपए बताई गई। ये सोलर का घोटाला हुआ, सोलर लाइटों का सिरसा के अंदर, जिसके साथ 4 बीडीओज को जो है वो सस्पेंड किया गया है। पहले हिसार के बीडीओज को ऐसे सस्पेंड किया गया था। तो कुल मिला के हालात जो बनी हुई है बड़े पैमाने पर चरम पर है करप्शन जो है वो, और घोटाले पर घोटाले। अभी मनरेगा का घोटाला निकल के आया है पलवल के अंदर, 50 करोड़ रुपए के आसपास का मनरेगा का घोटाला जो है वो निकल के हमारे सामने आया है। ऐसी एक स्थिति बनी हुई है। इसके साथ साथ एक बड़ा मसला इस बीच में आया है जो इस बार के बजट के अंदर देश की सरकार ने रखा था। इस बार के बजट में जहां एक तरफ वो हाईवेज का निजीकरण करने का, रेलवे लाइनों का, रेलवे स्टेशनों का, आपका टाटा ये जो एयर इंडिया है वो टाटा को बेच ही चुके हैं, और बड़ी जो है वो खुश होके देश की वित्त मंत्री इस बात को बता रही थी कि एयर इंडिया का निजीकरण, एयर इंडिया दोबारा से उन्हीं हाथों में चलेगी, इसकी हमें बड़ी खुशी है। वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी कंपनी है बीमे की, इंश्योरेंस की कंपनी LIC, उसको भी बेचने का फैसला इस बार के बजट में सरकार कर चुकी थी। अब उसके शेयर बेचने का नोटिस बाकायदा निकल चुका है। जबकि हालात ये है, इंश्योरेंस की जो ये फेडरेशन है उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट दी है कि हर साल कई हजार करोड़ रुपए LIC जो है वो लोगों के ऊपर पैसा खर्च हो, इस बात को लेकर सरकार को पैसा देती है LIC। हालात ये बन गई कि जो है मतलब उसको भी बेचने का फैसला, निजी हाथों में देने का फैसला। कारण यही है कि जिन कॉरपोरेट ने चुनाव के टाइम पे चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी को पैसा दिया, 100 में से जो चुनाव बॉन्ड का जो मसला आया था, 100 में से 95% से भी ज़्यादा पैसा जो है वो बीजेपी के पास गया है। और हरियाणा में तो कहावत है भाई, जिसकी खाओ बाजरी उसकी पुगावा हाजरी। और यही कारण है कि जो ये आपका LIC को बेचने का फैसला, आपका रेल का, आपका जहाज का, आपका सड़कों का, तमाम जो सरकारी क्षेत्र हैं जिनके दम पर ये देश का जो पूरा जो ढांचा जो है वो खड़ा गया है, जो रोजगार उपलब्ध करवाते थे लोगों को, उन तमाम सरकारी क्षेत्रों को निजी हाथों में देने का फैसला सरकार कर रही है। और LIC का खास तौर पर मैं चर्चा इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि इस बीच में LIC के इसके शेयर बेचने का फैसला कह भी रही है सरकार की, बड़े निवेशकों ने जो है वो LIC के अंदर दिलचस्पी दिखाई है। भाई दिलचस्पी तो दिखाएंगे आपका जब कोई प्रॉफिट की कोई कंपनी है। अब ये सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ जो आपका घाटे में जा रही होगी, कोई बड़ा सेठ, कोई बड़ा कॉरपोरेट उसको क्यों खरीदेगा? वो प्रॉफिट में है इसलिए उसको खरीद रहे हैं, वो प्रॉफिट उसको मुनाफा मिलेगा इसलिए तो उसको खरीद रहे हैं। तो ये LIC को लेके भी बड़े बड़े निवेशक जो हैं वो आ रहे हैं खरीदने के लिए, और जाहिर तौर पर LIC जो है वो प्राइवेट हो जाएगी, ऐसी हालात जो है वो बनेगी कुल मिला के। तो ये पूरे घटनाक्रम इस दौर के जो हैं इस बीच में रहे हैं। बड़ा इशू रहा है महंगाई का, बेरोजगारी का, और जब तराई कर रहे हैं लोग, संगठित हो रहे हैं इन तमाम मसलों के खिलाफ, बिजली के सवाल को लेके, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के सवाल को लेके, रोजगार मिले लोगों को, इन सारे मसलों को लेके जब लोग एकजुट हो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं लोग सरकार के खिलाफ, तो वो एकजुट होके, संगठित होके, एकताबद्ध होके ना लड़ें, इसलिए उन्होंने नया रास्ता निकाला है। वो न सिर्फ इस बात का रास्ता है बल्कि वो तैयारियां कर रहे हैं आने वाले चुनाव की 2024 की। ये जहांगीरपुरी की घटना हमने देखी है कि किस तरीके से बाहर के लोगों ने आके वहाँ पे दंगे भड़काने का काम किया। वो रिपोर्ट आई है बाकायदा सारी की सारी, और फिर बुलडोजर चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे बाकायदा, उसके बावजूद भी उन आदेशों को धत्ता बताते हुए बुलडोजर चलाया गया। न सिर्फ वो मसला, रामनवमी के दिन पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा पैदा करवाने की कोशिश की गई। ये पटियाला की घटना हमारे सामने है, हिंदू सिख के बीच में झगड़ा पैदा करवाने की कोशिश की गई। ऐसी हालात बनी हुई है। अभी कल की ही घटना है, परशुराम जयंती के दिन, ये कल राजस्थान में भी इसी तरीके की ये जो हिंदू मुस्लिम के बीच में टसलबाजी करवा के लोगों के बीच में झगड़ा पैदा करवाया जाए। इसका कारण एकमात्र यही है कि सरकार की नीतियों से त्रस्त जो लोग हैं, सरकार की नीतियों से परेशान जो लोग हैं, वो सड़कों पर ना आ जाएं, इसलिए उनको नए काम पर लगा दिया गया है। उनको हिंदू मुस्लिम करो, उनको हिंदू सिख करो, धर्म के नाम पर लोगों के बीच में फूट पैदा करो,
वही काम जो अंग्रेज करते थे, और जो आरएसएस जहाँ से बीजेपी निकली है वो उस टाइम पर अंग्रेजों की दलाली करती थी, अंग्रेजों के साथ गड़बड़ियाँ करके वो लोग चलते थे। देश की आज़ादी के आंदोलन में जिनका कोई योगदान नहीं है, ये बीजेपी वहीं से निकली है, भारतीय जनता पार्टी, ये भी वही काम कर रहे हैं। फूट डालो, राज करो, लोगों के बीच में फूट पैदा करो और अपना राज बेहतर तरीके से चलाओ। और यही हथकंडा जो है ये अपना रहे हैं, और ये रुकने वाले नहीं हैं। वो तो अच्छा रहा कि जहांगीरपुरी की घटना के बाद तमाम हिंदू मुस्लिम लोग जो उस इलाका के थे उनने एकता की मिसाल कायम की और कहा कि हमारे यहाँ का कोई बंदा नहीं था इन दंगों के अंदर शामिल, बाहर के लोगों ने आके ये बकवास जो है वो की है। इसी तरीके से जिस तरीके से देश के आज़ादी के आंदोलन में भी लोग लड़े थे, शहीद आजम भगत सिंह भी शहीद हुआ था, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद भी शहीद हुआ था, और उनके दोस्त जो थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां भी फांसी चढ़े थे देश की आज़ादी के लिए। सब धर्मों के लोग इकट्ठा मिलकर लड़े थे, तब अंग्रेजों को हम निकाल पाए थे। आज हालात ठीक देश के अंदर वही पैदा की जा रही है। इसलिए हमारी तमाम साथियों की जिम्मेदारी ये बनती है कि इस फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ, ये जो सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों के बीच में विभाजन करना चाहते हैं, इन तमाम लोगों के खिलाफ एकजुट होकर हमें संघर्ष करना पड़ेगा। नीतियों के बदलाव का संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी नीति बड़े कॉरपोरेट के पक्ष में है। यही कारण है जहां एक तरफ लोग रोजगार खो रहे हैं, लोगों की आमदन बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े कॉरपोरेट की आमदन जो है वो बढ़ रही है। रोज नए करोड़पति पैदा हो रहे हैं देश के अंदर, अरबपति पैदा हो रहे हैं देश के अंदर। तो आम आदमी की बात हो, आम आदमी की बात सुनी जाए, जनता की बात सुनी जाए, इस मसले को लेके एकताबद्ध होकर हमें काम करने की जरूरत है। और मजदूर आंदोलन जाहिर तौर पर इसका नेतृत्व करेगा। किसान आंदोलन ने भी करके दिखाया है, जो पीछे नहीं हटते थे उनको पीछे हटने पर मजबूर किया है। आज भी हमें ज़रूरत है कि ये जो लेबर कोड सरकार लेके आई है, इन लेबर कोड्स के खिलाफ आगामी टाइम में आंदोलन, लंबे आंदोलन, बड़े आंदोलन इन तमाम सवालों को लेके होंगे। तो इन तमाम फूटपरस्त ताकतों को धत्ता बताते हुए हमें जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एकताबद्ध होने की ज़रूरत है, संगठित होने की ज़रूरत है। तभी जो है हम इन आंदोलनों को जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, और भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको हम बचा पाएंगे, भारत की एकता को बचा पाएंगे, भारत की अखंडता को बचा पाएंगे। तो आप सभी साथी आज के इस साप्ताहिक बुलेटिन में जुड़े। अगले सप्ताह भी आप बुधवार को 8 बजे इसी समय पर हमारे बीच में जुड़ेंगे, हमारे साथ आएंगे, इसी उम्मीद के साथ। कुछ साथियों के कमेंट भी आए होंगे, मैं सबके पढ़ नहीं पाया इस बीच में, तो ज़रूर जानकारियां भी कुछ साथियों ने दी है कि खाद्यान्न की सब्सिडी घटा दी, निर्माण मजदूरों के लिए भी जो कल्याण बोर्ड बना हुआ है उससे जो पैसा मिलता था उसके ऊपर भी कटौतियां हैं, फैक्ट्री के मजदूरों के लिए जो बोर्ड बना हुआ था उसके ऊपर भी कटौतियां हैं। अलग अलग जानकारियाँ, जो मनरेगा के अंदर भी ऐसी स्थिति है, 100 दिन के काम की गारंटी है, काम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो बाकी किसी साथी का कमेंट रह भी गया होगा, आप तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं आज के इस लाइव साप्ताहिक बुलेटिन में जुड़ने के लिए। इस बात का सूचना देते हुए आपको कि आप अगले सप्ताह बुधवार के दिन 8 बजे दोबारा से हमारे साथ जुड़ेंगे और पूरे एक सप्ताह की चर्चाएं हम आपके साथ करेंगे। और ये पक्का है, ये हमारी एकता के दम पर हम इस देश की, प्रदेश की जो फूटपरस्त ताकतें हैं उनको शिकस्त देंगे और हर हालत में देश की जनता की जीत होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।